नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के एसएससी शिक्षक के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। वीडियो में पूरे क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की है जितने आए हैं। फिर भी कोई कुछ प्रश्न बाकी है तो आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। और वीडियो को आपको कैसा लगे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर ने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन ने है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो लिखा था। जाने इसके बारे में और कि क्या था ये प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 को गेंजिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऐसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब आया था भारत? तो 1878 में आया था, क्योंकि यह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था, इसलिए इसे गेंगटी एक्ट भी कहते थे। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मकसद है वो ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं यानी गैर अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना था। और बात करें तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पारित किया था। उसने सशस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया था, जिसने भारतीयों को बिना किसी लाइसेंस के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी थी। लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में इस कानून को निरस्त कर दिया था। तो प्रेस एक्ट के साथ साथ है वो शस्त्र एक्ट भी लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सदाबहार बरगद वृक्ष है वो उसकी बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है फिकल बेंगालेसिस। ये सदाबहार बरगद का नाम। और बात करें इसके बारे में तो इस वृक्ष को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे वट वृक्ष बरगद ये कहा जाता है। वही संस्कृत में न्यू गोत्र, अंग्रेजी में बर्नेट ट्री, बेकल फिग, इंडियन फिग, और इसका वनस्पति नाम है वो फाइंकनसंगा बैलेंसिस है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और बात करें इसके बारे में तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कथक नृत्य है, जो कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं प्रमुख, जो कि कथक, भरतनाट्यम, कथकली, डंकी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, छतरिया और मोनी अट्टम। ये भारत के साथ 8 नृत्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि हरिप्रसाद चौरसिया है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका बजाते हैं तो उसका जो उत्तर होगा बांसुरी है वो हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं। उनके बारे में और बात करें तो इनके अवार्ड के बारे में बात करें तो अपनी कला के लिए हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकादमी, दोस्तों ये बात याद रखना, संगीत नाटक अकादमी, और 1992 में पद्म भूषण और तथा कोणार्क सम्मान, और 2000 में पद्म विभूषण तथा हाफिज अली खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार और ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से इन्हें सम्मान मिला है। और हाल ही में 2023 में प्रभा अंतरे को ये नहीं है, हाँ, तो प्रभा अंतरे है उन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभा अंतरे को मिला है 2023 वाला। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टुसु पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टुसु पर्व है वो झारखंड में मनाते हैं। बात करें टुसु पर्व के बारे में तो टुसु पर्व है वो झारखंड के कुर्मी और मान्यता का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह फल काटने के बाद पोष माह में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 32.2% महिलाएं हैं वो प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत हैं। और बात करें इसके बारे में तो महिला कलाकारों की संख्या 146.89 मिलियन थी, या कुल संख्या केवल 32.2% थी। इन महिलाओं समूह को लगभग 106.89 मिलियन या 72.8% का कृषि कार्य किया गया था।
यहाँ तक कि पुरुष समूह में उद्योग की भागीदारी केवल 48.8% थी। ग्रामीण श्रम शक्ति योजना की कुल भागीदारी लगभग 56% थी जनगणना के अनुसार। अगला है कि उत्तरायण चरित्र के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा महाकवि भवभूति है, वो उत्तरायण चरित्र के लेखक हैं। और बात करें इसके बारे में तो उत्तरायण चरित्रम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जिनमें 7 बिंदुओं में राम के जीवन की गाथा कथा है। भवभूति एक सफल नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव का उदाहरण है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जी ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। तो जब बोर्ड पर आर्ट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह ब्लूटूथ पर इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित होती है, जिसे परिपथ में माइक्रो एमीटर द्वारा बेच दिया जाता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में और जाने। तो हिमाचल प्रदेश जहाँ सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण ऑडिट परीक्षा शुरू की गई है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने की राह है। मास्टर योजना जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति के कार्बन क्रेडिट का दोहन के अनुसार क्षेत्र को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यकारी एजेंसी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है संयुक्त राज्य अमेरिका कुल विश्व का एक 14% योगदान कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत का प्रति व्यक्ति वैश्विक औसतन लगभग 40% था। एक आगे बात करें तो पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार भारत के राष्ट्रीय रूप में निर्धारित रूप 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन निर्भरता को 33 से 35% तक कम करना इसका उद्देश्य है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से कुल बिजली उत्पादन का 40% उत्पादन करना है। तो ये 2030 तक का उद्देश्य है पेरिस समझौते के अनुसार। अगला प्रश्न था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति शिक्षा किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा यह समिति एवं मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए संविधान में उससे संबंधित है। और बात करें इसके बारे में तो स्वर्ण सिंह समिति भारत के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे ने दोनों एक ने कुछ बताया, एक ने कुछ बताया कि राष्ट्रीय महिला चेस चैंपियन 2022 कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा दिव्या देशमुख। और 2022 का शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा GS मैग्सन कार्लसन। तो इसका दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो कन्फर्म है कि पूछा गया था दोनों में से एक, ये तो हो सकता है दोनों पूछा गए। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि तैराकी में स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है, या लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2.5 मीटर है वो लेन की चौड़ाई होती है। और बात करें इसके अनुसार तो FINA के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के 8 लेन की आवश्यकता होती है और ओलंपिक खेलों में 10 लेन की आवश्यकता होती है। पहली और आखिरी लेन के बाहर कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी 2 जगह के साथ लेन में कम से कम 2.5 मीटर चौड़ी वो जगह होती है। अगला क्वेश्चन था कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कथन गलत है। तो दोस्तों ये 4 थी, वो बच्चे ने बताया था कि अनुच्छेद से ही दिया क्वेश्चन था कि 3 अनुच्छेद दिए गए थे और एक अनुच्छेद अलग था। ये कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन हम धार्मिक स्वतंत्रता से जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद जो है 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता के है। तो बात करें इसके बारे में तो धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 के बारे में बात करें तो यह है अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति को है। अगला है अनुच्छेद 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो प्रत्येक नागरिक को है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय से स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 28, तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को है।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किसको हराया था? तो भारत का तो भाई कंफर्म नहीं है। भारत अपने खुद हरा के टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं पहुंची थी, लेकिन भारत का पहले ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, उसमें भारत हार गई थी और वो उसके बाद कोई कंडीशन नहीं थी भारत के पहुंचने की। बाद में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, तो श्रीलंका है वो पॉइंट में आगे थी तो पॉइंट पीछे हो गई, तो इसकी वजह से भारत है वो पॉइंट में ऊपर चली गई। फिर ऐसे करके सारणी बदली और वो भारत फाइनल में पहुंच गई थी। तो भारत ने नहीं रहा था, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया था, तो भारत में पहुंची थी, वो भारत है वो फाइनल में पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति की कौन सी संघ में जोड़ती है, कौन सी सुरंग जोड़ती है लाहौल स्पीति? तो इसका जो उत्तर होगा अटल सुरंग जोड़ती है, लाहौल स्पीति को अटल सुरंग जोड़ती है। बात करें इसके बारे में तो रोहतांग दर्रा जो कि 3,978 मील की दूरी पर है, लाहौल और स्पीति को सीधी घाटों से जोड़ता है। तो लाहौल और स्पीति को कौन सा सुरंग जोड़ती है? तो अटल सुरंग। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लाहौर तक का सफर आसान हो गया है। यह लगभग पूरे साल छुट्टी पर खुला रहता है। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति का विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। और बात करें इसके बारे में तो भारतीय विद्रोह है, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। वो कुछ राइफल एनाफील्ड राइफल के ऊपर कोई कारतूस लगा हुआ था, इसको था। तो अगला क्वेश्चन है कि आइटम पूछा गया था कि आइटम ऑफ द बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को बाइट करना। तो इसका सही उत्तर होगा टू बी ब्रेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल हालात में भी एक बहादुर इंसान बने रहना, ये इसका उत्तर होगा। कि फर्स्ट डीप T20 चैंपियनशिप का कौन सा राज्य आयोजित करेगा? तो इसका आयोजन है वो जनवरी 2023 में हुआ था और केरल में आयोजन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में किस भारतीय संगीत को ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटू नाटू सॉन्ग था, जो कि RRR मूवी का था, उसको ये मिला था। और इस संगीत के वो डायरेक्टर थे वो थे किनमनी थे, वो थे इसके वो डायरेक्टर थे संगीत के। और इस RRR मूवी के डायरेक्टर थे वो थे राजा मौली साहब। तो ये कल ही पूछा गया था, इससे पहले ही पूछा गया है, हो सकता आगे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आज़ादी के 75 साल, अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव। ये 75वें गणतंत्र दिवस यानी 2022 गणतंत्र दिवस था, उसकी ये थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट को किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उसकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था अगला कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया सजदा और पोबोस किससे संबंधित है? तो यह है कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कोर्ट, न्यायालय, कोर्ट, ऐसा ऑप्शन था कोर्ट, घर, कहाँ का, मतलब ये पोबोस और सजदा ये कहाँ लगाए जाते हैं? तो ये कोर्ट में लगाते थे, मतलब न्यायालय में लगाते थे। तो इसका आगे पूरा एक्सपीरियंस समझे तो गयासुद्दीन बलबन है, इनके बारे में बात करें तो गयासुद्दीन बलबन ने कार्यकाल था 1266 से 1287 के मध्य। वह सजदा की पूर्व संध्या का परिचय देने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे। दूसरे राजा को परिणाम के सामान्य रूप से सजदा को और पाइबो शुरू हुआ। सजदा में लोगों को सिर टेकने वाली फिल्मी दी गई और सुल्तान के सलाह देने के लिए सिर को जमीन से दिखाया गया। तो सजदा का मतलब है कि सरदार को क्या बोलते हैं, सजदा का मतलब है सरदार को राजा के सामने सर टिकाना। और पोबोस का मतलब है राजा का सर वो क्या पैर चूमना। अगला बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी है, उनके बारे में बात करें तो अधिराज्य के दैवीय सिद्धांत का पालन उन्होंने किया था। प्रतिनिधित्व स्थायी सेना का
परिचय दिया था इन्होंने। और रेंज की ब्रोडिंग और व्यक्तिगत स्ट्रॉन्ज के विवरण में रिज्यूमे रिजोल्यू की प्रणाली शुरू की थी। चतुर्थ, जजिया हिंदू समुदाय पर चराई कर और गृह कर लगाया था इन्होंने। तो ये मुख्यतः ये कर से है जो राजा थे, मुगल राजा या उससे पहले के राजा थे, उन्होंने क्या क्या कर लगाए थे, क्या क्या नियम लगाए थे, क्या क्या कानून बनाए थे उन्होंने, तो ये उनसे समझे थे। तो तुगलक की बात करें तो तुगलक वंश का, तो इनकी वंश है वो 1320 से 1400 से मध्य था। और शमसुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नियम रची गई। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दिल्ली भारत को दौलताबाद के नाम से नियंत्रित करने के लिए देवगिरी में दूसरी राजधानी को स्थापित किया था। बाजी के सिक्के पेश किए गए थे और तकवी ऋण खेती के लिए ऋण का परिचय दिया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला बात करें मुनाफक और शाह तुगलक की, तो इक्ता सिस्टम को पुनर्जीवित किया था, इसे वंशानुगत बनाया गया था। तो ये दोस्तों ये इक्ता सिस्टम है, ये बहुत बार पूछा जाता है इक्ता सिस्टम है वो किसने पुनर्जीवित किया था, तो इसका सही उत्तर का मुनाफक और शाह तुगलक है। दीवान ए बदगान है वो गुलामों के विभाग का परिचय भी इन्होंने दिया था। और सेनाकर का परिचय भी इन्होंने ही दिया था, सेनाकर का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गैर नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है वो राजस्थान से संबंधित है। बात करें इस नृत्य के बारे में तो यह नृत्य अधिकतर सभी समुदाय में प्रसिद्ध है और सभी समुदायों द्वारा चित्रित किया जाता है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गैर नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। यह होली और जन्मोत्सव के महीनों की तरह के अवकाश पर मनाए जाते हैं। गैर की उत्पत्ति भील नृत्य से हुई है, तो भील नृत्य भी क्या है, वो एक राजस्थान का लोक नृत्य है। वैसे राजस्थान का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य वो है घूमर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो इसका सही उत्तर होगा 32.16, फिर 31.16 है इसका उत्तर। बात करें इसके बारे में हो तो भारत में 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 1210.2 मिलियन जनसंख्या में लगभग 377.1 मिलियन जनसंख्या शहरी क्षेत्र में है। पिछले दशक से शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि 91.09 मिलियन है। देश की कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.6 है। अगला है कि स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 25 जून 2015 को है वो स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था, तो 1911 में है वो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो बात करें इसके पीछे के बारे में, तो 1911 में आज ही के दिन कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटेन की राजा रानी है वो देश की राजधानी दिल्ली के झलक 12 दिसंबर के दिन का एक ही अलग ही नाता है, तो 1911 में बनी थी। अगला है कि लंदन में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी है ना वो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलबर्न में खेला गया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मुख्य अतिथि कौन सा भारतीय था, तो इसका सही उत्तर होगा सुनील गावस्कर थे, जो मेलबर्न में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने है वो पृथ्वी का संबंधित सिद्धांत दिया था, वो भी 1796 में। बात करें इसके बारे में तो फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लाप्लास ने काट के संकल्प का संशोधन रूप दिया था, जिसके अनुसार दीक्षा में ही ब्रह्मांड में एक तप्त मोटर गैसीय पिंड निहारिका था है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के उपवेद में क्या है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन की भाषा में समझ नहीं आई। अगर आपको पता है क्वेश्चन की भाषा तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। और इसके बारे में बात करें तो किसी वेद से कौन सा उपवेद बना है, अगर ये जानना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऋग्वेद से आयुर्वेद और यजुर्वेद, धनुर्वेद, सोमवेद, शंख, धनुर्वेद और अर्थवेद से शिल्प वेद बनाया गया है। वैसे ऋग्वेद के उपवेद को लेकर थोड़ा सा मत अनुवाद है, क्योंकि चरण के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है।
जबकि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अर्थवेद का उपवेद है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया था उसके अनुसार है कि ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है, और लेकिन आयुर्वेद को है वो अर्थवेद में भी मानते हैं। तो ऑप्शन में किस अनुसार दिया गया था वो आप पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44 है, वो समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद है। और इसके बारे में बात करें तो इस कानून की नज़र में देश के हर नागरिक के लिए एक समान, और इसलिए देश के हर नागरिक के लिए न्याय का एक ही रास्ता होगा, जो के खिलाफ सजा देना एक ही नियम होगा। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ें भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सहारा। ऑप्शन में था कि सहारा मरुस्थल है वो करती है कि नहीं करती। चार ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन ये था कि सहारा मरुस्थल प्रभावित करती है कि नहीं करती। तो इसका सही उत्तर होगा कि सहारा मरुस्थल वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। एक क्वेश्चन था कि व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान चतुर्वेदी को है वो व्यास सम्मान 2022 से मिला था। हेरड डामोर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेरड डोमार मॉडल पर आधारित थी, जिसका काल था वो था 1951 से 1956 का कार्यकाल था। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वही अध्यक्ष थे उसके। और पंचवर्षीय योजना से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बारे में बात करें इसका उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना उसका कार्यकाल था, अवधि थी वो 1951 से 1956 थी। उसका उद्देश्य था वो था कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और इस योजना में 3.6% का विकास लक्ष्य भी हासिल किया गया था। तो इस पर लक्ष्य रखा गया था कि 2% वो कृषि वो बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें लक्ष्य से अधिक 3.6% वो रिजल्ट मिला था हमें। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1956 से 1961 के बीच में। तो इसका उद्देश्य था वो था योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था, और यह महालनो बाईपास मॉडल पर आधारित था। योजना में 4.1% की बढ़ोतरी हुई थी। अगला है अगली परियोजना है वह तृतीय परियोजना। उसमें है वो कार्यकाल था वो 1961 से 1966 था, और कृषि और उद्योग दोनों पर यह केंद्रित था, लेकिन यह भारत चीन युद्ध अकाल आदि के कारण विफल रही थी। अगली परियोजना थी वो थी चौथी। तो इसका अवधि थी वो थी 1969 से 1974 के बीच में। यह इसका उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता के साथ स्थायी विकास हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वीर नरसिंह है वो तुलुव वंश का संस्थापक था। और बात करें इसके बारे में तो तुलुव वंश की स्थापना है वो वीर नारायण ने की थी, वीर नरसिंह नारायण ने की थी। इस तुलुव राजवंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया था। तुलुव वंश के अंतिम राजा सदाशिव राय, जिनका कार्यकाल वो 1542 से 1570 के बीच में था, वो थे। और तुलुव वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा वो कृष्णदेव राय थे। तो आपसे ये तुलुव वंश से अगर प्रश्न पूछेगा कि संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था और सबसे प्रतापी राजा कौन था, इनमें 3 से प्रश्न बनते हैं। अब तक अभी इन 3 में से बने हैं, आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा। अगला है कि लेग बाई है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये शब्द किस खेल से यूज होता है? तो यह क्रिकेट में यूज होता है। जो लेग बाई है वो लेग बिफोर विकेट। और बात करें इसके बारे में तो LBW यानी लेग बिफोर विकेट, LBW यानी वो आउट होता है, और लेग बाई है वो बैट से पैर से लग के या फिर शरीर के कोने से लग के वो रन चला जाए, वो रन माना जाएगा, तो वो लेग बाई का होगा। एक्सप्लेनेशन से समझे तो LBW नियमों की पहली बार है वो 1764 में क्रिकेट में डिजाइन में किया गया था। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजों का आउट करने से पहले 10 अलग अलग तरह के एक LBW लेग बिफोर विकेट यानी पगबद्धा नियम है। क्रिकेट में 10 तरीके से व्यक्ति है वो आउट हो सकता है। तो LBW होता है वो होता है आउट होना लेग बिफोर विकेट, यानी विकेट से हिट से पहले अगर विकेट के सामने वो बॉल आ जाए तो वो आउट होता है, वो होता है। वो पैर है वो पैर आ जाए तो होता है लेग बिफोर विकेट। और लेग बाई होता है वो होता है शरीर के लग के बाद में रन चला जाए तो वो लेग बाई होता है। अगला कि आर ओथुकनमलम किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है
सधीर नृत्य से संबंधित है और आर मुथुकुलम एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है सधीर नृत्य की। बात करें इनके बारे में तो वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथु कन्नमल को साधिर नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2022 में पद्मश्री किसे दिया गया था नृत्य के क्षेत्र में, तो ये पहले प्रश्न पूछ लिया गया है कम से कम 4 से 5 बार। SSC MTS में पूछा गया था, CGL में पूछा गया था और इसमें भी पूछ लिया गया है। आर मुथुक्कनम भारतीय राज्य तमिल की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नृत्यांगना है। तो ये इसका संबंध है वो तमिलनाडु से है। वह 32 देवदासियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं। उन्होंने वीरालीमलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा की और वह वीरामलाई मंदिर में स्वयं को भगवान को समर्पित करने के लिए पोलुकट्टल समारोह आयोजित करने वाली अंतिम महिला भी हैं। अगला क्वेश्चन था कि शिवाजी का त्योहार किसने मनाना शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी शुरुआत की थी। बात करें इनके बारे में तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राज्य जन्मोत्सव की शुरुआत की थी। मालोजी राजे भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। पुणे, चाकण और इंदिरापुर के देशमुख हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य कुमार यादव को है वो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और बात करें इसके बारे में तो भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को ICC ने साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी चुना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मेगरा को 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि 2022 का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन तो है, तो वो है ताहिला मेगरा। साल 2022 में सूर्य कुमार ने 21 T20 मैचों में 46.56 के औसत से 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे। तो ये सूर्य कुमार यादव का T20 का 2022 में सफर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा लता मंगेशकर को है वो 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और बात करें इसके बारे में तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को राष्ट्रपति KR नारायणन के हाथों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2001 में लता मंगेशकर को पुरस्कार दिया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रख दीजिएगा कि KR नारायणन है वो उस समय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि नौकरेम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय से। बात करें इसके बारे में तो मेघालय में स्मित आश्रम पहाड़ी में ये स्थित है, मनाते हैं। और जेल के सांस्कृतिक केंद्र स्मित में शरद ऋतु के दौरान नौकरी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वागला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं, तो यह गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाते हैं। तो गारो एक पहाड़ी भी है, वहाँ पे गारो जनजाति भी रहती है। बात करें इसके बारे में तो मेघालय में कालाला उत्सव मनाया जाता है, जिसे फ्लो डॉक्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों में से कन्फ्यूजन है कि कौन सा सवाल पूछा गया था। मेघालय का एक बच्चे ने बताया था कि सर नौकरेम पूछा था, एक ने बताया था कि सर वागला महोत्सव पूछा था। हो सकता है दोनों पूछे हों, हो सकता है दोनों में एक पूछा हो, लेकिन मुझे ये तो पता है कि नौकरेम है। मैंने ये 2-3 जगह कन्फर्म कर लिया कि नौकरेम है, ये तो पूछा गया था, लेकिन ये उसका पता नहीं है कि पूछा गया था कि नहीं गया था। अब अगर आपको पूछा गया था तो अच्छी बात है, नहीं पूछा गया था दोनों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी अपनी राय कि पूछा गया था नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में कौन सा संविधान में जोड़ा नहीं गया था शब्द, तो इसका ऑप्शन था कि लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्याय को संविधान में नहीं जोड़ा गया था। ये शब्द संविधान में नहीं जोड़े थे, ये ऑप्शन में दिए हुए थे। बात करें कि क्या जोड़ा गया था 42वें सुधार संशोधन 1976 की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे और चौथा ये ऑप्शन था। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वें संशोधन के अधिनियम के बाद नागरिक सिद्धांत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रेसिडेंट की सलाह भी लें, ये मतलब संविधान में लिखा हुआ था 42वें संशोधन में।
और 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और यह मूल अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। मुख्य रूप से संविधान संशोधन जब 42 में हुआ था उस समय यह उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है वो अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने है वो तुगलक वंश की स्थापना की थी। और बात करें इसके बारे में तो तुगलक वंश के संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक थे और तुगलक वंश की स्थापना है वो 1320 में गाजी अमीरुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक की डिग्री धारण करने के से की थी। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी और तुगलकाबाद किले का निर्माण किया था। उन्होंने गुड़हल, सिलबंद और कृषि क्षेत्र में सुधार किया था। 1325 में जीत के जश्न के दौरान इस इमारत से गिरने की से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मगर मृत्यु है वो गयासुद्दीन तुगलक की है वो 1325 ईस्वी में हुई थी इमारत से गिरने से। कौन सी इमारत से? तो तुगलकाबाद शहर में तुगलकाबाद किला बनाया था, उससे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं इमारत से गिरने से कौन से तुगलक शासक की मृत्यु हुई, तो गयासुद्दीन तुगलक की। अगला है कि यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते थे, तो इसका सही उत्तर होगा तैराकी में जीते थे वो भी वेदांता ने जीते थे। और माधवन है आर माधवन, जो कि आपने मूवी देखी होगी क्या 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें आर माधवन है, उनके बेटे हैं वो वेदांत, उन्होंने स्विमिंग में है वो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं यूथ गेम्स में। उन्होंने आर माधवन ने ट्वीट करके लिखा था कि भगवान की कृपा से 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड और 400 मीटर और 800 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है। 2 ट्रॉफी के लिए टीम महाराष्ट्र को बधाई। अगला है कि अचार को अच्छे से रखने के लिए क्या मिला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा नमक और तेल है वो अचार में मिलाते हैं। बात करें इसके बारे में तो अचार में हम नमक और तेल क्यों डालते हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि अचार में नमक और तेल डालने का इस्तेमाल हम अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए करते हैं, बल्कि अचार को नमक और तेल का इस्तेमाल हम अचार के सेट से रखने के लिए करते हैं। अगला है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गए थे, तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसकी हमने पहले बात कर ली है। अगला है कि पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में है वो पहली जूट मिल लगाई गई थी। और कब लगाई थी इसके बारे में बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से हम डीप में बात करें तो प्रथम जूट मिल की स्थापना है वो 1885 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। तो पश्चिम बंगाल, तो पूछे कि कहाँ पे गई, तो पश्चिम बंगाल राज्य पूछे पश्चिम बंगाल और शहर पूछे तो कोलकाता के भी रिसरा शहर में भी इसकी स्थापना हुई थी हुगली नदी के किनारे पर। और बात करें तो 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में स्थित थी, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा है वो बांग्लादेश से यानी कि प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। भारत कच्चा जूट और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली के किनारे एक संतरी नदी की पट्टी के में स्थित है। देश में करीब 70 जूट मिलें हैं, जिनमें से करीब 60 पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और जूट के संबंध में अनछुए के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बात करें तो पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो पहला भारत रत्न है वो 1954 में राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तो राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और डॉक्टर राधाकृष्णन है वो राष्ट्रपति थे और चंद्रशेखर वेंकट रमन है वो वैज्ञानिक थे। अगला है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट।
और बात करें डीप में तो एक संरक्षक, यह फॉन्डे बजट एक संरक्षक है जो कि 30 आहार पोषक तत्वों से भरपूर पेय, जैम और फलों के रस, अचार, पाउडर और दही टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भोजन परिरक्षण भोजन को भोजन के लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक विधि है। मूल्यवान बेंजोएट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संरक्षक है जो कि मरकरी लाइफ को मखाने के लिए कई खाद्य पदार्थों और शीतल पेय से पाया जाता है। यह एक गंधहीन क्रिस्टल पाउडर है जो कि बेंजोइक एसिड और ऑक्सीडाइज को मिलाकर बनाया जाता है। बेंजोइक एसिड है आपके लिए एक अच्छा संरक्षक है। इसे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने से घोलने में मदद मिलती है। अद्वितीय बेंजोएट प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन बेंजोइक एसिड कई अणुओं में रहता है, जिसमें दालचीनी, लौंग, टमाटर, जामुन, आलू बुखारा, सेव और कैनबरी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी आंदोलन में जुड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इस बारे में पता है कुछ तो आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड एरर इन ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। इसका कुछ फाइंड एरर पूछना था, एरर पूछा था फाइंड, तो इसका सही उत्तर होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, तो इसका एरर होगा ए की जगह द यूज में होगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो थर्ड शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा तो आप, ताकि हम मोटिवेट रहें। दोस्तों धन्यवाद।